अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक में आपको खुश आमदीद कहते हुए मैं हूं सैयद आयशा नाज, हारून रशीद साहब, सलमान गनी साहब, अयाज अमीर साहब, खावर घुमन मेरे प्रोग्राम का हिस्सा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अक्सर ये कहा करते थे कि जमहूरियत आधा तीतर आधा बटेर नहीं होनी चाहिए, इदारों की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए हुकूमती अमूर में। और उसके बाद हमने अक्सर यहाँ थिंक टैंक के प्लेटफॉर्म पर भी अयाज साहब को ये कहते हुए सुना कि जो मुंतखब हुकूमत है, अगर उसका स्टेयरिंग जो साहिब इक़्तिदार है उसके हाथ में हो तो तभी हुकूमत अच्छा फंक्शन कर सकती है। अब हम ये सवाल रखने जा रहे हैं कि इस गवर्नमेंट ने चौथा महीना गवर्नमेंट का जा रहा है, तो ये मुंतखब हुकूमत जो है वो किस हद तक बाख्तियार है या फ्री हैंड इसे अपने फैसलों में हासिल है? या साहब ये तो आप फैसला कर लें कि आपने बटेर कहना है या तीतर कहना है, पर ये मुकम्मल बटेर या मुकम्मल तीतर है। अच्छा, हाँ, इसमें वो आधे आधे वाली बात नहीं है। ऐसे दिलचस्प सूरत हाल शायद पहले कभी पाकिस्तानी सियासत में रूनुमा नहीं हुई। इलेक्टेड गवर्नमेंट, मुंतखब हुकूमत, पावरफुल हुकूमत, जिसका वोट बैंक भी है, अवामी कुव्वत भी है, जिसे बहरहाल थोड़ी सी गैबी इमदाद भी मिलती रही, लेकिन वो एक और मौजू है। और अच्छा, गैबी इमदाद तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को भी मिलती रहती थी ना, अब आप इनको ये एक्सेप्शन दे रहे हैं क्या? नहीं, वो उनकी सिचुएशन और थी। वो आप बेस से फिर आप साइड ट्रैक करा देंगे। वो बिल्कुल वो तो गमला जमहूरियत थी। वो तो गमले में डाल के और फिर पानी और वो खाद और वो करके बिल्कुल वो वहाँ पे किया, तो वो थोड़ी मुख्तलिफ है। और गमले में वो पहले आए, अवामी लीडर बाद में बने। राइट, हाँ, तो ये अपने जोर पे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो बाकी इदारे हैं वो भी अपने इलाकों डोमेन में बिल्कुल आज़ाद और पावरफुल। नैब मेरा ख्याल इतना पावरफुल जनरल मुशर्रफ ने उस ज़माने में किया होगा, लेकिन अब अपने पैरों पे खड़े हो के, जैसे जस्टिस जावेद इकबाल जब से आए हैं, पहले भी हमने चेयरमैन देखे, नाम उनका क्या लेना, लेकिन जिस तरीके से ये एक्ट कर रहे हैं पावरफुल, जो चाहें जिसको वो हाथ उस पर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमने देखा है, इंडिपेंडेंट तो है ही, लेकिन इतना पावरफुल और कितना वो किया। ये जो आज का कल का फैसला कि प्राइवेट स्कूलों को ये कर दें वो कर दें, मिट्टी में गए। आज उन्होंने शायद कॉलम में भी लिखा है कि वो जब वो पानी थे तो सारे उन्होंने झुकाया हुआ था जब कुछ बात उनसे। जी, अलीमा खान के हवाले से बड़ा अच्छा फैसला है। और फिर हम देख रहे हैं बिल बोर्ड्स का जी, जो जिन्हें हम मुक्तदर कुव्वतें कहते हैं, वो जाहिर है उनका अपना डोमेन है और वो तो पावरफुल है। अफ़गानिस्तान वगैरह में सबसे ज़्यादा अमल दखल उनका है, फॉरेन पॉलिसी में भी बहुत हद तक उनका अमल दखल बहुत है। लेकिन सारे हारमनी है। जो मुंतखब हुकूमत है वो भी अपने एरिया, अपने डोमेन में जो करना चाहे कर सकती है। अब IMF का प्रोग्राम कैसे नेगोशिएट करना है या नहीं करना, या सऊदी अरब से कैसे करना है, उसमें मुक़्तदर कुव्वतों का भी हिस्सा रहा, लेकिन ये कर सकते हैं। अब ये इनकी मर्ज़ी है कि गवर्नर हाउस की दीवारों पे चढ़ दौड़ें, या कोई और करें, या कोई और बात करें। और आए रोज़ इमरान खान साहब जो हैं कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। बुज़दार साहब ने कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे की, उसमें कुछ था कुछ नहीं, लेकिन वो कहते रहे बहुत सारी चीज़ें तो अपने उसमें हैं। लेकिन ये ऐसा जो बैलेंस है या ऐसा जो इक़्तिदार का फैलाव है, ये शायद पहले इस तरीके से कभी नहीं आया। फ्रिक्शन रही, टेंशन रही, फलाना रही। डिलीवर करना चाहें तो हालात इससे ज़्यादा साजगार हो नहीं सकते। और ऐसे साजगार हालात में फिर अवाम को रिलीफ मिलने की कितनी तवक्को है? दो चीज़ों पे नसार है ना। देखिए, एक तो जो अब इसको कोई तराजू नहीं है जिसमें तोला जा सके कि माजी की हुकूमतें कितने मसाइल छोड़ गई हैं। मतलब एक ख़राब ब्यूरोक्रेसी छोड़ गई हैं, वो कर्ज़ों का बहुत बड़ा बोझ छोड़ गई हैं, वो ऐसा सिस्टम छोड़ गई हैं जिसमें काम करने का मिजाज ही नहीं था। तो दूसरी तरफ इनकी कैपेसिटी का प्रॉब्लम है। मतलब मुराद सईद क्या वज़ारत चलाएगा, क्या वज़ारत चलाएगा, जिसको ये नहीं पता फिक्र में पास दिया जाता है। स्कूल के बच्चों को हम सिखा देते हैं, जब तकरीर करनी हो, आज मैं यूनिवर्सिटी में गया था उनको बताएं, तो उसमें पहला नुक्ता ये है कि भाई तो गुफ्तगू में पास होता है। उसको तो इतना भी नहीं पता, छोटा सा बच्चा ही है और बच्चा ही रहेगा। जिस तरह के उसके तेवर हैं सीखने की, तो $200 बिलियन आ जाए। अच्छा, डायरेक्ट उनसे NRO की बात की जा रही है। हारून साहब, आप उन्हें इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर किसी ने NRO की बात करनी होगी, सब जानते हैं कि वो किससे की जाएगी।
اور اگر حکومت میں کرنی ہوگی تو عمران خان سے کی جائے گی, کسی کے ذریعے کی جائے گی. مراد سعید سے کون انو کی بات کرتا ہے؟ مراد سعید کی باتوں کو چھوڑیں کہ بہت سے وزیر ایسے ہوتے ہیں جو یوں ہی بس تقریر کرنے کے لیے. دیکھو بات قابل فہم ہے کہ اس کے پاس کوئی آدمی جائے اتنی بڑی ڈیل کے لیے. انہوں نے پابند کیا ہے میں نے اس کو کہ ٹول ٹیکس دیں گے. ایک بلڈنگ بنی تھی ہمارے علاقے میں, تو وہ 2 انچ کی بجائے ½ انچ کا سریا ڈال دیا. اس نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں یہ 50 سال اس کو چھت کو کچھ نہیں ہوگا. تو اس آدمی نے پوچھا تمہارے پاس ضمانت دینے کے لیے اپنے شناختی کارڈ کے سوا بھی کوئی چیز ہے؟ بھائی مراد سعید سے کون پوچھتا ہے؟ این آر او کی کوئی بات ہو رہی ہوگی, دیکھیے کوئی انڈرسٹینڈنگ تو ہے, وہ الگ بات کرتے ہیں. کیپیسٹی کا پرابلم ہے اور انداز فکر کا پرابلم ہے. دیکھیے ایک آدمی ہوتا ہے, اس پہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ اب یہ مجھے اپنی تمام صلاحیت اس میں کھپا دینی چاہیے, ٹھیک ہے رائٹ. اور ایک دوسرا آدمی ہے اس پہ پرائڈ لیتا ہے میں ایڈیٹر بن گیا, یا میں چیئرمین بن گیا, یا میں کوئی ڈائریکٹر بن گیا, یا میں کوئی اینکر بن گیا, یا کچھ بھی بن گیا. احساس ذمہ داری اس کے ساتھ جو انداز فکر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. مثلا یہ شیلٹر ہومز بن رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے شیلٹر ہوم بننا, مگر اصل مسئلہ یہ تو نہیں, یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے, اچھائی بھلائی کی بات ہے, اس کی تعریف کی کام کریں گے. آج کوئی اور شوشہ چھوڑ رہے تھے, لیکچر دیتے رہتے ہیں, ٹیکس کا کلچر نہیں بن سکا. او یار یہ کام تو ہم 20 سال سے کر رہے ہیں, لکھ لکھ کر تھک گئے, اس کا کوئی پہلو ہم نے چھوڑا ہی نہیں ہے. ہر ایکسپرٹ سے جا کے پوچھا, ہر قانون سے پوچھا. پولیس ریفارمز نہیں کر سکے, عدلیہ میں کوئی بگننگ نہیں کر سکے. یہ کوئی نہیں کہہ رہا سوائے مولانا فضل الرحمان کہ یہ حکومت جانی چاہیے, کوئی بھی نہیں کہہ رہا, نہ کہنا چاہیے, بالکل ایسا ہی ہے, اس کا کوئی جواز نہیں. بہت حمایت ہے. موقع ان کے پاس پورا ہے. دیکھیے یہ حکومت تنہا انہوں نے نہیں بنائی ہے, انہوں نے سپورٹ سے حکومت بنائی ہے جنوبی پنجاب میں, بلوچستان میں, لیکن ادارے ان کے ساتھ پوری طرح تعاون کر رہے ہیں. ادارے کے سربراہ کا مزاج ایسا ہے کہ وہ تعاون کرنا چاہتا ہے. نواز شریف صاحب سے بھی کرنا چاہتا تھا, لیکن وہ ٹانگ اوپر, ان کا مسئلہ ایک کام نہیں تھا, ان کا مسئلہ یہ تھا کہ میری بالاتری مانی جائے. ان کے بھی انداز فکر کا ٹھیک. اپرچونٹی پوری ہے. ابھی تک سوائے جو کریک ڈاؤن کیا مذہبی انتہا پسندوں پہ اور کرتارپورہ کے, کارنامہ ان کا کوئی نہیں ہے. پولیس پنجاب کی بدتر ہو گئی, سول سروس کام نہیں کر رہی, تقرریاں سفارش پہ ہو رہی ہیں, کیبنٹ بری ہے, ناقص ہے, اور افسروں کا گروپ ناقص ہے. 30-40 ہزار استاد رکھنے ہیں, ڈاکٹر 10-12 ہزار چاہیے مزید. کوئی وہ کام کا ماحول نہیں بن رہا ہے, اور کہتے کیا ہیں ہم نئے ہیں. بھائی آپ کون کہتا ہے کہ آپ پرانے ہیں, اور کون کہتا ہے ان کو اپرچونٹی نہ دیں, پوری 5 سال حکومت فرمائیں, جو مرضی کریں. کیپیسٹی اور نظر نہیں آتی اور انداز فکر نہ, اہلیت نہیں ہے. سلمان صاحب بااختیار ہیں البتہ. دیکھیں ابھی ایاز صاحب نے بھی یہ بات کی اور ہارون صاحب نے بھی یہ کہا کہ جی حکومتی ادارے حکومت کے ساتھ ممکنہ تعاون کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ نیب ماضی کی نسبت زیادہ مضبوط ہے, سپریم کورٹ بہت زیادہ بااختیار ہے, فوج اور دیگر ریاستی ادارے اس جمہوری سیٹ اپ کے پیچھے کھڑے ہیں. لیکن جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وہ لوگوں کو کرنا ہوتا ہے. گورننس بہتر بنانی ہوتی ہے, لوگوں کے لیے ریلیف کا بندوبست کرنا ہوتا ہے. وہ جو این آر او کی بات دیکھیں, یہ جو این آر او والا شور پڑا ہے, یہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. میں نہیں سمجھتا کہ کسی پرائم منسٹر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ این آر او کسی کو دے. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ این آر او کیسے ہوتا ہے, این آر او کے بارے میں انفارم کیا جاتا ہے. لیکن عوام این آر او نہیں مانگ رہے, عوام گیس مانگ رہے ہیں, عوام بجلی مانگ رہے ہیں, روزگار مانگ رہے ہیں, روٹی مانگ رہے ہیں, وہ روزگار مانگ رہے ہیں. بات یہ کہ سارے معاملات درست ہیں, سارے ادارے درست ہیں, حکومت کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن الیکٹڈ گورنمنٹ آنے کے بعد زمینی حقائق یہ ہیں کہ مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے, لوگوں پہ زندگیاں اجیرن بنی ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ حکومت نے کیا ہوگا. از خود مہنگائی میں اضافہ لوگوں نے کر لیا ہے. چیزوں کے کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ 4 دکانیں یا 3 دکانوں پہ اس کی ایک قیمت ہوگی. ہر شخص اپنے مطلب کی قیمت لے رہا ہے, کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے. اس کے لیے جواب دہ جو ہوں گے وہ عمران خان صاحب ہوں گے, ان کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی. جہاں تک
पार्लियामेंट की बात है, पार्लियामेंट के अंदर की सूरत सब पे यहाँ है। नैब जो है, नैब बड़े ज़बरदस्त अंदाज में चल रही है। चलें, ये तो अगले टॉपिक में बात होगी, लेकिन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के आने के बाद जो एक मैसेज आता है लोगों तक, जो एक रिलीफ जाती है, वो कहीं नज़र नहीं आ रही। अच्छा, ना तजुर्बेकारी आड़े आ रही है खबर, वरना तो सब सामान पूरा है, हींग भी है, फिटकड़ी भी है, रंग नहीं आ रहा चोखा। क्या तशबीह दिया आयशा, आपको किस तरह का रंग चाहिए? इस्लामाबाद में मैं मौजूद हूँ, उस तरह का रंग आपको पेश कर देते हैं। अच्छा, अब देखिए, एक तो ये हम मुख्तलिफ प्रोग्राम में ये जो बात करते हैं कि जी मौजूदा हुकूमत को बैसाखियों के साथ लाया गया है। देखें, ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी हम ज़्यादती कर देते हैं जो अवामुन नास के साथ, जिन्होंने वोट इन किया है किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। वो 2002 के अंदर जनरल मुशर्रफ कुल्ली तौर पर बाख्तियार था। उस वक्त जिस तरह टिकटें बांटी गई, जिस तरह के इलेक्शन हुए, सबको इस चीज़ का इल्म है। फिर भी आखिर में उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ के उसमें से पैट्रियट्स को क्रिएट करके फिर हुकूमत बनाना पड़ी। 19-20 का फ़र्क कहीं ना कहीं हो जाता है, लेकिन इवेंचुअली ये अवाम फैसला करती हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी को इक़्तिदार देना। और मेरे ख्याल में मुझे कम से कम मुझे तो इस पर कोई शक नहीं है। अब जब बात करते हैं कि जी क्या माजी में हुकूमतें बाख्तियार रहीं, मैंने पिछली हुकूमत को कवर किया पार्लियामान में बैठ के। वहाँ पे तमाम जो बजट, जो 5 साल का बजट है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने उसको पास किया। कहाँ कहाँ उसकी स्पेंडिंग होनी है, किस जगह पे लगना है, कहाँ से कर्जा लेना है, कौन सी बिल्डिंग को आपने गिरवी रखना है, किस पोजीशन पे किसको आपने तैनात करना है। आपने मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने 2 आर्मी चीफ्स को भी अपॉइंट किया, जनरल राहील शरीफ, उसके बाद जनरल बाजवा। तमाम चीज़ें थी। किसी सतह पे कोई मसला था तो वो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से था। इसके अलावा तो मैं नहीं समझता कि कहीं पे कोई फ्रिक्शन थी। फ्रिक्शन कहाँ पे आती है? बारहा मैं ये कह चुका हूँ, फ्रिक्शन वहाँ पे आती है जब आप अपने कट्स लगाना शुरू करते हैं। आपने सीपैक के हवाले से पिछले हफ्ते 2-3 स्टोरी सामने देखी कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पेपर्स पर हैं बलूचिस्तान में, लेकिन ऑन ग्राउंड कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। वो किकबैक्स कहाँ गए, बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म के उस पर मसले मसाइल हैं। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला इस मुल्क के साथ रहा है। करप्शन, अगेन फिर आप लोग कहेंगे कि मैं चूँकि पीटीआई करप्शन की बात करती है, मैं करप्शन की बात करता हूँ। मुझे तो करप्शन के अलावा और कोई मसला ही को नहीं नज़र आता। करप्शन पे अगर ये काबू पा लेंगे, वो तो एक बड़ा सवालिया निशान है कि क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और मेरी नज़र में जो पहला बजट किसी भी हुकूमत का होता है, वो उसकी परफॉर्मेंस को शो करता है, उसका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कह लें, उसका रिजल्ट कार्ड कह लें कि कितनी उसने शरह नमू की, कितना स्पेंडिंग की, कितनी कमाई की, क्या हुआ। 100 दिन कुछ नहीं है। वो खान साहब ने एक बढ़क मार ली, वो भी मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है कि आपने एक यार्ड स्टिक रख दिया, आपने आपको पेश कर रहे हैं। हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी आपने खुद ही ये अपने गले के अंदर एक हार पहना था कि जी मैं अपने गले के अंदर एक तख्ती लटका ली थी कि मुझे 100 दिन के बाद पूछेगा, तो हम पूछ रहे हैं। बाकी अब देखते हैं क्या बनता है। टीम के हवाले से हारून साहब का बिल्कुल सही तजिया है। मेरा पहले दिन से ये मेरे भी ये इसके ऊपर एतराज़ रहा है कि जो सिलेक्शन ऑफ टीम है ब्यूरोक्रेट्स की विद इन द फेडरल कैबिनेट, मसले मसाइल हैं। अगेन ये इमरान खान साहब को भुगतना है, उनकी पार्टी को भुगतना है अगर उन्होंने ये जो रद्दो बदल अगर रीशफलिंग या राइट मैन फॉर द राइट जॉब ना लेके आए। अवाम भुगत रहे हैं, लेकिन आया सब इन द लॉन्ग रन जिस तरह आप देख रहे हैं टेम्पो इस गवर्नमेंट का, अवाम को रिलीफ मिलता आपको दिखाई दे रहा है? जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे निकल रहे हैं हम? ये नहीं समझ, ये रिलीफ वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। मतलब रिलीफ पहले भी कह चुके हैं कि आप आटे की बोरियां वो डिस्ट्रीब्यूट करें। इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है, आपका जो डेट बर्डन है जो आपको पिछले वो मिला है, जब तक ये आपका वो ठीक नहीं होगा रिलीफ कैसे मिलेगा? ये कोई इलेक्शन आके गवर्नमेंट आती है और एकदम वो अनाउंस करती है हाँ जी ये रिलीफ आपको मिल गई है, टैक्स अब हमने ख़त्म कर दिए हैं, गैस जो है उसकी प्राइस हमने, ऐसे कहीं नहीं होता। बात है कि इकोनॉमिक सिचुएशन स्टेबलाइज हो, हालात अब से ज़्यादा ख़राब होंगे फिर जाके कहीं बेहतर होंगे, अगर हुए तो। ये तो हमारी बहुत ख़राब हालत है। हमारे पास अपना कर्जा जात देने के लिए पैसे नहीं हैं, रिजर्व्स नहीं हैं, उसमें आप रिलीफ क्या देंगे? वो कौन सी नौकरियां वो कहाँ से पैदा करें? हाँ, एक चीज़ है जो हारून साहब ने निशानदेही की कि अगर इतने टीचर्स आपने भर्ती करने तो क्यों नहीं कर रहे? वो कोई IMF ने आपको रोका हुआ है? अगर हस्पतालों में इतने डॉक्टर्स दरकार हैं या क्लास 4 के एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी सीटें, वो तो कम से कम आप कर दें। पिछली हुकूमत में भी
ये सारा जो 5 साला सुनहरी दौर था जिसमें मेट्रो ट्रेनें बन रही थीं, ऑरेंज लाइन ट्रेनें बन रही थीं, ये असामियां तब भी खाली थीं जी और शहबाज शरीफ साहब नहीं कर सके। जी। और उसका ऐसी चीज़ का 10 ये जो हैं 10,000 नौकरियां अगर ये पंजाब में ऐसे हो, उसका इम्पैक्ट होता है। वो जो रिलीफ सलमान गनी साहब बात करें, तब रिलीफ महसूस होती है कि नौकरियां मिल रही हैं। 10,000 को मिलती है, 50,000 लाख को एक सहारा मिल जाता है ख़ानदानों को कि ऐसे हो रहा है। ये हुकूमतें पता नहीं आप ये बड़े कॉलेजेस को आप छोड़िए, चकवाल, बखर और इन कॉलेजेस में जाइए, साइंस के टीचर्स की असामियाँ खाली हैं। बायोलॉजी केमिस्ट्री की क्लास हो ही नहीं पाती गवर्नमेंट कॉलेजेस में। यार वो कौन सा आपको बिल गेट से कोई मुआहदा करके पैसे आएंगे और आप वो टीचर्स करेंगे? तो इसमें जो है, जो कैपेसिटी की बार बार यहाँ बात करते हैं और ये बात करते हैं, वो बिल्कुल यहाँ पे है कैपेसिटी। जो आपकी बस की बात नहीं है वो तो नहीं है, हम जानते हैं, पर जो आपके बस की बात है, जो आप कर सकते हैं, जो आप अपना इख्तियारात को बरूए कार ला के आप अहकामात जारी कर सकते हैं, वो आप नहीं करते। और बातों पे, टामक टोइयों पे, और ये जो हम फ्यूचर टेंस को पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस को, कि हम करेंगे, हम वो जो है मुस्तकबिल, हम सारे हुक्मरान, नवाज शरीफ से लेके बेनज़ीर भुट्टो तक, बेनज़ीर भुट्टो से लेके शहबाज शरीफ तक, वो पंजाब स्पीड में भी हम करेंगे, उंगली हिला के हम आगे। भाई आपके पास इख्तियार है, आप कहते हैं कि ये इज्जत हमें अल्लाह ताला ने दी है, भाई अल्लाह ताला ने दी है, वो इज्जत तो इस्तेमाल करें ना, उसे बरूए कार लाएं। आज खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने निज़ाम तालीम का भी जिक्र किया कि हम इसको चेंज करने की कोशिश करें, असातिज़ा की भी बात की, लेकिन जो जगह जहाँ स्पेस मौजूद है हारून साहब, अगर वहाँ काम नहीं होता है खास टाइम पीरियड में, तो उसको चेक कौन करेगा? ऑपोजिशन का काम होता है ये। लेकिन आपको पता है पार्लियामेंट में आजकल ऑपोजिशन क्या कर रही है? पार्लियामेंट का फोरम बरूए कार लाया जा रहा है बड़े बड़े फैसलों के लिए। नहीं, उसकी भी पार्लियामेंट के क्या पार्लियामेंट है जी? मतलब इसमें कौन है आदमी जिससे कोई चंद आदमी हैं जिनसे कोई हुस्न ज़न रखा जा सकता है? वो तो सीखना और ज़िंदगी सीखने से आगे बढ़ती है। उनकी ट्रेनिंग करें, हर आदमी को सीखने की, हर रोज़ सीखने की ज़रूरत होती है। पार्लियामेंट्स की ट्रेनिंग करें, अपने वर्करों की ट्रेनिंग करें, ये बात इतनी दफ़ा हम दोहरा चुके हैं। देखिए, ये जो मेरी बात से बहुत खाबर साहब को सदमा होता है, मैं चाहता नहीं उन्हें सदमा हो, कि वो अपने बल पे वोट लेके आए। मैं नाम गिना सकता हूँ उन अफसरों के और उन लोगों के और उन सब शख्सियात के और वाक़यात की तफसील बयान कर सकता हूँ। हम चाहते नहीं हैं, हम चाहते हैं अमन और करार हो। जो जनूबी पंजाब में इलेक्शन पे असरअंदाज हुए, जो बलूचिस्तान में हुए, एक एक वाक़या हमें मालूम है, और चाहें तो और सैकड़ों वाक़यात मालूम कर सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि भाई वोट तो इन्हें लोग देना चाहते थे, इनमें अंदर कैपेसिटी नहीं थी। ये गन्ने के काश्तकारों के 30 लाख वोट और ले सकते थे, इनकी कैपेसिटी नहीं थी, इनमें किसी चीज़ की कैपेसिटी नहीं। ये नहीं कैपेसिटी एक दिन में ये पैदाइशी नहीं होती, कोई दवाई खाने से नहीं बढ़ सकती, किसी वर्जिश, ये ग्रेजुअली लर्न किया जाता है। व्हेन आई नो कि ये लफ्ज़ आज मैंने कॉलम में गलत लिखा जी, तो मुझे इसकी फिक्र होनी चाहिए कि अंदर वो ठीक लगी, ये मिसरा गलत लिखा, ये कोटेशन ठीक नहीं थी, यहाँ रब्त नहीं था कॉलम में, तो मैं सीखना शुरू कर दूंगा। सीखते सीखते आदमी सीखता है। अब इनका मसला क्या है? अब उसको दोहरा के हम थक गए कि ये लेना एहतसाब करना है और करप्शन है और करप्शन है। जब से ये कायनात वजूद में आई है, इसमें करप्शन है। उसको ज़रूर रोकें, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी बहुत बड़ी है। ठीक, बेशुमार रेल ने चलना है, जहाज ने चलना है, दफ्तरों में काम होना है, पटवार खाना खुलना है, ठीक है, वो ट्यूबवेल चलना है, लोगों के घरों तक पानी पहुंचना है, बिजली चलनी है, बेशुमार लाखों लोग, करोड़ों इंसान काम कर रहे हैं। महंगाई ये कभी इनको पता नहीं, मेरा ख्याल किसी को पता भी नहीं होगा कि मार्केट कमेटी एक चीज होती है, सब्जियों की कीमत पे कंट्रोल किया जा सकता है, कुछ कंट्रोल यूं नहीं, कुछ कम किया जा सकता है जी। वो इंस्पेक्टर होते हैं जो बाजारों का दौरा करते हैं, चेक रखते हैं, जरा थोड़ा सा प्रेशर है मार्केट पे, हुकूमत का ये काम होता है, थोड़ा सा मार्केट पे प्रेशर है। ये तकरीरें करने वाले लोग हैं। अल्लाह करे हम तो इन्हें शक का फायदा देते हैं, अल्लाह करे ठीक करें, इसलिए कि इनकी नाकामी कोई खुशगवार बात तो नहीं होगी। अच्छा, ये कोई फायदा तो नहीं होगा। ये लोकल दो गवर्नमेंट पार्टियां पहले नाकाम हो गई, ये भी नाकाम हो जाएं। हाँ। देखिए, बेशुमार करने के वो काम है जिनके लिए रुपया नहीं चाहिए जी, ठीक है, सलीका चाहिए,
फोकस कमांड चाहिए। अब मशीर अगर ये हो जो कि हैं तो बस इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी सर। अच्छा, कारकुनों की क्या तरबियत की है, मैं इसको दोहराता रहूंगा हमेशा, गाली बकते हैं, गंदी गाली बकते हैं। अच्छा, वैसे यानी मैंने रात को ये कहा कि भाई उनकी जो गलतियां हैं नवाज शरीफ की और अपनी जगह पे, मगर क्या इनकी नालायकी को लियाकत हम कहें तो गंदी गालियों का सिलसिला शुरू। ये तमीज सिखाई है लोगों को। चले सोशल मीडिया बनती है, सोशल मीडिया रेगुलेट करने के लिए भी एजेंसी बन रही है। सलमान साहब, मार्केट कमेटी की बात की है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम में एक शोबा होता है जो चीज़ों पे चेक रखता है। अभी जनूबी पंजाब की बात की गई, जनूबी पंजाब के हवाले से भी वादा था कि 100 दिन के अंदर पेशरफ्त होगी। अगले साल भी हम जब बैठे होंगे तो जनूबी पंजाब पे कोई पेशरफ्त नहीं हो सकेगी। हाँ, एहसास महरूमी दूर हुआ है उन सब का, वो जो जनूबी पंजाब सूबा महाज वाले थे कि बड़े भाई भी अकोमोडेट हो गए, छोटे भाई भी अकोमोडेट हो गए। और मैं चैलेंज से कहता हूँ कि जिन्होंने जनूबी पंजाब सूबे का नारा लगाया था, उनमें से किसी एक ने भी वजारतें मिलने के बाद दोबारा जनूबी पंजाब का नाम नहीं लिया। ख़ुद खान साहब ने लाहौर के अंदर 48 घंटे के अंदर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बल्दियात का एजेंडा मांगा था, फार्मूला मांगा था, उस पर भी अब खामोशी। नहीं, अलीम खान साहब कह रहे हैं कि वो जल्दी पंजाब असेंबली में पेश करके मंजूर कर लिया जाए। कुछ भी नहीं हो रहा, कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम ना, इलेक्शन अगले साल में करवाने। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखें जो बात हो रही है वो प्रोसेस की बात हो रही है, उस पर पैसे खर्च नहीं होते। ये जो महंगाई, मैंने क्यों कहा कि आप कोई एक चीज़ जिन चीज़ों पे कीमत भी लिखी होती है, किसी 3 दुकान पे चले जाएं, हर आदमी अपने मतलब का प्रॉफिट ले रहा है, कोई उसे पूछने वाला नहीं है। बात ये कि अभी जो बात की गई कि जी लोगों के लिए कोई रिलीफ का बंदोबस्त नहीं, तो फिर लोग जवाब भी समझें। देखें, आपने सियासी तब्दीली की बात की थी, सियासी तब्दीली के साथ लोगों को रोज, आपने तो 1 अरब नौकरी की बात की थी, और मेरा 1 करोड़ 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी, 1 करोड़ नौकरी। मेरा ख्याल है इस वक्त तक के आप पूरे पाकिस्तान के अंदर 5 लाख लोग जिनके पास रोजगार था वो बेरोजगार हो चुके हैं। उसके लिए भी किसी को जवाब होना चाहिए। देखें, बड़ी सारी तोक़ुआत थी इस हुकूमत से, और माजी के अंदर जो लोग बदकिरदार थे वो करप्ट थे, उनकी बदइंतजामी थी, उनकी गवर्नेंस नहीं थी कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, हमें राहजनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है, जवाब दे इमरान खान को होना है। खबर जो बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर, के सारे इदारे अपनी अपनी जगह पर फुल एक्शन में हैं, लेकिन गवर्नमेंट का काम है कि जो इनपुट है उसको आउटपुट में भी बदले और रिलीफ की सूरत में आवाम तक पहुंचाए। ये छोटी छोटी बातें जो पिन पॉइंट हो रही हैं, ये हुकूमत के लिए करनी तो कोई मुश्किल नहीं है अगर इंटरेस्ट हो, नियत हो। आयशा, देखें, जमहूरियत की यही तो खूबसूरती है कि हम टेलीविज़न पे बैठ के हम बात कर रहे हैं और हर चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं जो हुकूमत गलत या सही कर रही है। इसी तरह बाकी जो इदारे भी अपना अपना काम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आ जाते हैं, ये तो मान लिया कि पहली दफ़ा आए हैं, चलो जिस तरह हारून साहब ने कहा कि इनको बेनिफिट ऑफ डाउट थोड़ा सा दे देते हैं। अब किसी भी मुल्क के अंदर जो जमहूरियत चलती है तो उसमें अपोजिशन का बड़ा कलीदी किरदार होता है। वो एक हर कदम के ऊपर वो हुकूमत को बताते हैं कि ये आप ठीक कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। अब पिछले 3 साढ़े 3 माह से क्या चल रहा था, यरगमाल बनी थी पार्लियामान, उसमें क्या था कि जी ये जो चेयरमैन है पीएसी का, जब तक हमें नहीं मिलेगी ये सीट हम पार्लियामान को चलने नहीं देंगे। कभी प्रोडक्शन आर्डर पे काम रुक जाता है। यही पे सारी लड़ाई है। अब हुकूमत जिस तरह चेयरमैन पीएसी का फैसला हुआ है वो भी सबके सामने है। अब क्या नून लीग के अंदर और कोई शख्स अवेलेबल नहीं था जो अच्छा था, जो पीएसी को चला सकता था, या पंजाब के अंदर मोहतरम हमजा साहब के अलावा कोई बंदा नहीं है? सब में प्रॉब्लम तो है। हाँ, देखें, हुकूमत वक्त को रिस्पॉन्सिबल होना है, अकाउंटेबिलिटी उनकी होनी है। मैं वापस उसी चीज़ पे आता हूँ। देखें, एक वक्त तो किसी भी हुकूमत को लगता है इमरान खान यस, अब उनके मुंह से ये बात सुनते हुए अच्छी नहीं लगती कि हम करेंगे। अब इट्स टाइम टू एक्ट। हमें बताना, उनको ये बताना चाहिए कि अब ये हमने कर दिया है, ये हम करने जा रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि आप हमें वो ज़्यादा ही वो फ्यूचर के अंदर डाल देंगे कि फ्यूचर के अंदर ये होगा ये होगा। आप जो भी करना है उसके ऊपर वाजे आपकी पॉलिसी आना चाहिए। वाजे पॉलिसी गवर्नमेंट की आनी चाहिए ना। आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, आईएमएफ के पास चले गए, शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सरबराह नहीं बनाएंगे, 100 दिनों के बाद भी वही किया तो वो पहले कर लेते। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आईएमएफ की कुछ शराइत ऐसी भी थी कि आप अपोजिशन को मामलात पर ऑन बोर्ड रखें। बहरहाल इसको हुकूमत मजबूरी मानने से गुरेज कर रही है और उनका ये कहना है फवाद चौधरी साहब का कि वज़ीर आज़म को गलत मशवरा दिया गया। बात को आगे बढ़ाते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो। मुख्तलिफ पहलुओं पर बात हो रही है गवर्नेंस के। हम ये चाह रहे हैं कि कोई राह निकले कि गुड गवर्नेंस का ख्वाब कब पूरा होगा, और इस पर अभी बात हो रही है अकाउंटेबिलिटी की, क्योंकि हुकूमत का पूरा जोर एहतसाब पर है, करप्शन पर है, लेकिन अभी तक आवाम को उसमें से कुछ नहीं मिल पा रहा। अब नैब की अगर बात करें, अयाज साहब, हमने देखा है नैब की कार्रवाई में बहुत तेज़ी आई है, आप भी मान रहे हैं इसको कि नैब इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, लेकिन जो अपोजिशन का शिकवा है वो किस हद तक ठीक है कि गवर्नमेंट को तो कोई नहीं पूछ रहा। अपोजिशन कह रही है कि हमें टारगेट किया जा रहा है, विक्टिमाइजेशन हो रही है, ज़्यादती हो रही है, सिलेक्टिव है। जी देखें, अगर ये विक्टिमाइजेशन होती, अगर ये टारगेट होती, तो नून लीग के पास पूरा जवाब था कि एक फुल फ्लेज सियासी मूवमेंट बर्पा करती कि ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, अच्छा, हमारे साथ ये कर रहे हैं। वो सारे के सारे ऐसे चुप पड़े हैं कि उनकी अब तो चुप पे हैरानगी हो रही है। मतलब है कि कुछ आप लफ्ज़ भी अदा करते हैं, वो कहाँ की, अब क्या करें। वो जब वो आदमी को नीचे गिरा होता है तो उस पर कुछ ज़्यादा बात करना अच्छा भी नहीं लगता। हाँ, वो जो एक वो हम वो करते थे, अब वो है कुछ ज़्यादा फबती हम कसें या ऐसे करें तो वो इन बैड टेस्ट लगता है। लेकिन वो जो जीटी रोड और ये और वो जो सारी बातें थी, अब उनसे अगर वो होता तो पूरा कर सकते थे कि ये गवर्नमेंट जो है वन साइडेड कर रही है, हमें क्रश करना चाहती है, ये इसमें कोई जवाब नहीं है। अब ये जो लेटेस्ट हुआ है ख्वाजा बरदरान का, पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी, या तो कोई लाहौर में एक गवाह खड़ा हो जाए जो कहे कि ये लीगल कानून के मुताबिक जिसकी इजाज़त मिली हुई थी ऐसे हाउसिंग सोसाइटी थी, फिर तो बात ठीक है। फिर तो चाहे ख्वाजा बरदरान सामने हो या पीछे कैसर अमीन भट्ट हो या कोई और हो या अहद चीमा हो, तो फिर तो उनके साथ ज्यादती हो रही है। सारे मानते हैं कि पब्लिक के पैसे डिफ्रॉड हुए हैं। ये तो प्रॉपर्टी वालों का पहला हरबा होता है। आप वो एक वो प्लॉट कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, आप इश्तिहार वो दे देते हैं, और ऐसे वो सुहाने बिल्डिंग होती है कि आदमी वो इश्तिहार देख के वो जो है रालें टपकने लग पड़ती हैं, और आप उसमें वो करते हैं। या तो कोई कहे कि पैरागॉन, इन्होंने कहा जी हमारा कोई पैरागॉन से कोई ताल्लुक ही नहीं था। वहाँ पे कैसर अमीन भट्ट का जो है इतराफी बयान 164 के तहत आ गया है। मुझे शक है कि इसके पीछे वो हैं, ये उनकी वर्डिंग है 164 के बयान की। चीफ जस्टिस साहब ने, जो कि लाहौर के रहने वाले हैं और जो मेरा ख्याल मुल्क के बहुत सारे मामलात से आशना हैं, और लाहौर से कम से कम कोई चीज़ उनसे छुपी हुई नहीं है, उन्होंने कहा वो सारे शहर को पता है कि पैरागॉन तुम्हारी थी, तुम कहते हो कि नहीं। लेकिन वो कोऑपरेट कर रहे थे। गिरफ्तारी का जवाब क्या? वो कोई पेशी ऐसी नहीं थी जब नैब बुलाया और वो ना जाए तलबी पे, कोऑपरेट कर रहे थे ना। ये तो आप भी मानेंगे हारून साहब। वाह, आप क्या बात कर रहे हैं। हाँ, सबूत होने चाहिए ना, जो भी मर्जी हो सामने। सबूत जो है, जो नैब के कानून के तहत, और ये कानून तब भी कायम था जब मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म इस्लामी ममलिकत पाकिस्तान थे कि आपको कोई केस बने तो आप मुकदमा कर सकते हैं। उसकी बुनियाद पे उन्होंने उन पे मुकदमा कायम हुआ है। अच्छा, और कैसर अमीन भट्ट से पहले वो लिया, उससे पहले क्यों नहीं मुकदमा कायम किया इन पे, पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया? वो सारा अब कैसर अमीन भट्ट के बारे में हम जानते नहीं हैं उनको, पर अखबारों में नाम उनका आता रहा है कि जी वो उसे नशा आवर क्या होता है, मफहूम उसका मेरे ख्याल वो एक ही होता है कि जी उनकी पता नहीं शायद वो तबीयत जो है फ़लानी चीज़ के बगैर जो है वो जो है शाम को संभल नहीं सकती, तो वो उन्हें मुहैया किया गया, तो इसलिए वो कर। अब कैसी कैसी आप वो बातें हैं। ये जो है कि जी नैब टॉर्चर करती है और फलाना करती है। अब तो सहाफ़ियों को भी दिखा दिया ना, सहाफ़ियों को भी वहाँ पे वो दिखा दिया है जी। और ये सारा कुछ हुआ है। या तो कोई लाहौर में एक आदमी कह दे, अच्छा फिर जो ख्वाजा साहब की किसी की तरक्की हो जाती तो हम तो खुश होते हैं, रश की कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ कोई पहुँच गया। लेकिन ये सारी दास्तानें जो हैं, वो जो कहते हैं वो ज़बान ज़दे आम पे हैं। उनको तो कानून में तो हमारा ये है कि आपको फॉर्मलाइज करना पड़ता है। ये कोई ईरान की अदालतें होती या चीन की अदालतें होती तो अब तक तो पता नहीं सज़ा सुनाई जा चुकी होती और अमल दरामद भी हो चुका होता। यही तो यहाँ पे है, रिंगते ये जा रही है। तो ये इनका शहबाज शरीफ चुप है, मियाँ नवाज शरीफ 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर रोज पेशियां भुगत रहे हैं, उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा।
اب تو وہ اخبار نویس پوچھتے ہیں کیا کہ مسکراتے میاں ہیں؟ صاحب آپ کی مسکراہٹ کہاں چلی گئی؟ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں، ہم تو رو بھی نہیں سکے، جی مطلب آپ کی نوبت رونے تک آ چکی تھی۔ ایسا ہی ہے، تو یہ بس سارا صدمے جو سے ہے وہ گزرے جو ہیں۔ آپ کا سوال ہے مکافات عمل ہے، یہ آپ بھگت رہے ہیں وہ سارا کا سارا۔ آپ یہی سمجھتے ہیں مکافات عمل ہے یا زیادتی ہو رہی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ کم از کم؟ میری خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈروں کے خلاف بھی تحقیقات ہو رہی ہے، علیم خان کے خلاف اور چودھری کے خلاف، اور فل سوئنگ میں ہو رہی ہے، اور جو افسر کر رہا ہے میں نے اسے پوچھوایا ہے کسی کے ذریعے، تو اس نے کہا کوئی مداخلت نہیں ہے، کوئی مجھے روک نہیں رہا اس کام سے، اور یہ انکوائری مکمل ہونے والی ہے، ابھی ان کے حق میں جاتی ہے یا خلاف جاتی ہے تو مجھے نہیں پتا، اور انصاف اسی وقت ہوتا نظر آئے گا اگر پی ٹی آئی بھی تو اسی معاشرے کی جماعت ہے نا، اس کے بھی کوئی لوگوں کو پکڑے، ان کا تو کوئی مزید روشن ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ اس کو ٹارچر کیا، میں جانتا ہوں کہ شرمین بٹ کو، وہ مہینے میں 2 دفعہ عمرہ کرتا ہے، خامیاں بھی ہیں، اور داتا دربار سویرے 2:30 بجے جاتے ہیں، مجھے بھی ایک دن جگا کر لے گئے تھے، بلکہ میں سو ہی نہیں سکا، اور وہاں پھر وہ 4-5 بجے تک رہتے ہیں۔ اچھا، وہ جس افسر نے انہیں قائل کیا وہ نہیں چاہتے تھے، وہ اس مزاج کے آدمی نہیں ہیں، وہ پیدائشی امیر آدمی ہیں، بہت بڑی دولت مند باپ کے بیٹے ہیں۔ مجھے انہوں نے کہا میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا میں نے تمہیں حلال کا پیسہ دیا، اس میں کبھی حرام شامل نہ کرنا، رائٹ، اور یہ مجھے جن منصوبوں میں شامل کرنا چاہتے تھے میں ان میں نہیں ہوا، میں تو صرف پیراگون میں یہ حصے دار تھے، میں نہیں چاہتا تھا ان پہ کوئی عتاب آئے۔ ایک دن اس نے کہا وہ لے مسجد نبوی کی تصویر، وہ افسر، اس نے کہا تمہیں اس کا بس اس کی قسم ہے تمہیں بٹ صاحب جھوٹ نہ بولے، تو میں نے اس کے بعد، وہ اسی طرح کا آدمی ہے، ایموشنل سا آدمی ہے، سادہ سا آدمی ہے، تو میں کوئی زیادہ گہرائی میں نہیں جانتا، لیکن جتنا میں نے دیکھا وہ اس طرح کا آدمی نہیں ہے کہ انہیں پھنساتا۔ ان کا شہباز شریف صاحب کا پتہ ہے، جتنی مرضی قسمیں کھائیں، 7 قرآن اٹھا لیں، میں نہیں مانتا کہ پھر ہمیں پتہ ہے کس طرح سے حمزہ کیا معاملہ کرتا تھا، ایک قصہ تھوڑی ہمیں پتہ ہے، نواز شریف صاحب کا ہمیں پتہ ہے اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ البتہ 2 باتیں ہیں، جب تک پی ٹی آئی کے بندے نہیں پکڑے جاتے حکومت میں جو ہیں، اس وقت ہم نہیں مانتے کہ انصاف جو ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف احتساب ہی کرتے رہنا اور اسی کو اور باقی کاموں کو بھلا دینا، پرائورٹی پہ یہ کریں، تھانے دار چوروں کو مارتا رہے اور اپنے بچوں کو نہ پڑھائے اور تعلیم نہ دے اور ان کے کھانے کا بندوبست نہ کرے اور کسی کو دوائی لے کے نہ دے، یہ عجیب بات ہے، احتساب ہونا چاہیے۔ دیکھیں، مجھے ایک ہفتہ پہلے جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں تقریب تھی، اس میں چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال صاحب نے بڑے واضح انداز صرف میں ایک کہا، فکر آپ کی جیسے سے اس کو اس پہ بھی پکڑا جائے گا، سابق وزیر اعظم گیلانی بھی 2 مکان اس لیے 80 کروڑ روپے کی سڑک بنا کے دی۔ دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی سابقہ حکومت ہو یا موجودہ حکومت، ہم نے باور کروا دیا ہے کہ جس نے کرپشن کی ہے وہ بھرے گا، اور توقع یہی تھی کہ معاملات اب صرف اپوزیشن سے آگے کی طرف بھی چلیں گے۔ ابھی ایاز صاحب جب پراپرٹی والوں کی بات کر رہے ہیں، ایاز صاحب ایک زمانے کے اندر سیاسی ورکرز کی بڑی قدر ہوا کرتی تھی، ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہ ایسٹ ہوتا تھا پولیٹیکل پارٹیز کا۔ یہ جو 2 الیکشن گزرے ہیں نا، بیچارے رل گئے ہیں۔ آج کل وہ تحریک انصاف کے ورکرز دیکھ لیں جنہیں ہم نے لاہور کے اندر سٹرگل کرتے دیکھا ہے، وہ کسی آفس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ ایاز صاحب یہ جو پراپرٹی والے، آپ تحریک انصاف کی ابتدا دیکھ لیں، پھر پراپرٹی والے کس طرح حاوی ہو گئے، کن کن مناصب پہ پہنچے، اور وہ جو تحقیقات ہے، دیکھیں اعتراض اس بات پہ ہو رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا صاف پانی میں، وہ وہاں پر پیش ہوئے، وہ پکڑے گئے۔ بھئی تحقیقات تو خود پاکستان کے موجودہ پرائم منسٹر کے خلاف بھی ہو رہی ہے، دیکھیں نا عمران خان صاحب کے خلاف بھی ہیلی کاپٹر کیس ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ انہیں تحقیقات کے لیے بلایا جاتا ہے، اور ایک صاحب تو میں پرسوں چوتھ دیکھ رہا تھا کہ میں نیب کے آفس گیا اور مجھے وہاں پر بتایا گیا کہ خواجہ آصف صاحب بھی پکڑے جائیں گے۔ یہ مذاق نیب کا بنا رہے ہیں، اور نیب کنٹروورشل کیوں بن رہا ہے؟ یہ حکومتی طرز عمل کی وجہ سے بن رہا ہے۔ بات یہ کہ حکومت کا کام، وہ خود کہتے ہیں جی ہمارا نیب سے کوئی تعلق نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیب پہ کوئی نہ کوئی پریشر ضرور موجود ہے۔ اور میں پہلے بھی ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ عمران خان کو میں ایک کریڈٹ ضرور دیتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست مافیاز کے نرغے میں آ گئی تھی، انہوں نے کرپشن کو ایشو بنایا، 20 سال تک
وہ الیکٹیبلز کے خلاف بولتے رہے, 20 سال تک وہ مافیاز کے خلاف بولتے رہے. میرے بھائی خاور کہہ رہے تھے کہ جی وہ مینڈیٹ آیا اور کیسے آیا, میں تو اس میں نہیں پڑھتا. ہم تو کہتے ہیں بھائی مینڈیٹ آپ کو مل گیا, آپ ڈیلیور کریں, لیکن کرپشن پاکستان کا بہت بڑا ایشو ہے, اور کرپشن کرنے والے ایک جماعت میں نہیں ہیں, یہ باقاعدہ ایک جماعت ہے. میں ثابت کر سکتا ہوں یہ جماعت ہے, اور یہ ایسی جماعت ہے کہ ایسی جماعت کے لوگ ہیں جو اشاروں پہ پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں. یہ وحد ہے کہ جنہیں اشارہ ہوتا ہے تو وہ پارٹی تبدیل کر جاتے ہیں. یہ کبھی کاف لیگ میں چلے جاتے ہیں, کبھی نون لیگ میں چلے جاتے ہیں, کبھی تحریک انصاف. لیکن سلمان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ نیب پر کوئی نہ کوئی پریشر ضرور ہے. خاور اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ بریک کے بعد آتے ہیں, خاور سے پوچھیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. اب خاور ہمیں بتائیں گے کہ اپوزیشن کو نیب میں عیب کیوں دکھائی دے رہے ہیں, کیوں جانبداری کا الزام لگ رہا ہے اگر جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال آزادانہ فیصلے کر رہے ہیں, آزادانہ انکوائریز کر رہے ہیں؟ عائشہ, تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات یا سلمان غنی صاحب کی یہ بات مان لی جائے کہ نیب جانبدار ہے. مجھے کوئی یہ بتائے کہ وہ کون سا ایسا کام ہے جو خلاف قانون کر رہی ہے؟ پاکستان کے آئین اور اس کے تحت جو بنے ہوئے قوانین ہیں ان کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, کوئی کسی طرح کا کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وجہ کیا ہے. یہ جو کیسر بٹ صاحب ہیں, یہ جتنے بھی حاجی نمازی ہیں, یہ ملک سے باہر بھاگنا چاہتے تھے, اس کے بعد کہیں سندھ میں جا کے چھپ گئے. وہ ایاز صاحب کی بالکل صحیح انفارمیشن ہے, ان کو رات کو نیند نہیں آتی کچھ کھائے پیے کے بغیر. اب ظاہر بات ہے وہاں پہ تو نہیں نیب والوں نے ان سب کو پرووائڈ کرنا تھا, وہ بات ہوگی. اچھا, باقی ابھی یہ پروگرام پہ آنے سے پہلے ہم نے سٹوری بریک کیا. اب فواد حسن فواد جو ہے وہ پلی بارگین میں جا رہا ہے. باقی آہد چیمہ کے آپ کو یاد ہوگا اسرار سعید نامی شخص تھا, وہ LDA کا چیف انجینئر تھا, اس کے ساتھ کیا ہوا. 3 سینئر ابھی میرے جو نیب کے لوگوں سے بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی نون لیگ کے بندے کو پکڑتے ہیں تو پیچھے جو بھی لنک کنیکشنز ہیں وہ بندے غائب ہو جاتے ہیں, ہمارے سے کوئی بات ہی نہیں کرتا. لہٰذا بحالت مجبوری ہمیں ان لوگوں کو اپنے وہ پاس رکھنا پڑتا ہے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے. اگین آئین اجازت دیتا ہے, جو نیب آرڈیننس کے اندر جو بھی کلازز ہیں اس کو فالو کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں اس پہ تو زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہاں, جو انصاف کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہوا نظر میں آنا چاہیے. سب ہو رہا ہے, خاور کہہ رہے ہیں اس سے بالا تر کچھ نہیں. پلیز وقت بہت کم ہے خاور, جلدی جی تھینک یو. اچھا, میں صرف وہ جو بات کرنا چاہ رہا تھا پچھلے سیگمنٹ میں رہ گئی تھی. دیکھیں جو PAC کے ایشو کے اوپر بہت بڑا سیل آف ہوا ہے. میرے خیال میں عمران خان کا جو واحد یو ٹرن ہے, پرنسپل یو ٹرن, وہ PAC کے ایشو پہ ہوا. اپوزیشن اسے خوبصورت یو ٹرن قرار دے رہی ہے. عظیم لیڈر لیتے ہیں. میں تو اس جماعت کا حصہ رہا ہوں, قریب سے ان ساروں کو دیکھا ہے, بڑی قربت بھی رہی ہے. میں حیران ہوتا تھا کہ یہ رجتے کیوں نہیں ہیں, کیا لیں گے. ہمارے کئی مہربان ہیں, ان کا کیا نام لیں, جو جن کی رائے نون لیگ کے بارے میں مستند ہے, ریجیکٹ نہیں. وہ ہم نے ہمارے گناہگار قانون سنا کہ حمزہ شہباز یار پرچون کام کرتا سی, وہ فلانا جڑا پائیا بڑا کرتا سی تو وہ چھوٹا پرچون کرتے. میری یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں, تمہیں کتنے اور چاہیے, کتنا تم نے پنجاب میں اور بیرون ملک کرنا ہے. یہ پاکستانی جو اشرافیہ کلاس ہے اس کے بارے میں جو ہماری آج کل کی ہے, پہلے اور تھے اور لوگ ہوا کرتے تھے, کیوں کرتے میری سمجھ میں نہیں آیا. وہ کہتے ہیں نا بھوکا پیٹ تو بھر جاتا ہے, بھوکی آنکھ نہیں بھرتی. یہی مرض ہے ہمارے اقتدار میں بیٹھے لوگ. یہ ہمیشہ سے ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو ابن آدم کی عمر بڑھتی ہے, ایک تو اس میں زندہ رہنے کی حوث بڑھتی ہے, اور ایک اس کے پاس اگر سونے کی ایک وادی ہو تو وہ دوسرے کی تمنا کرے گا. یہ سیلف کنٹرول اور ٹریننگ کی بات ہے. یا آپ قناعت پیدا کر لیں تو کر لیں, ورنہ دولت کی بھوک ایسی بیماری ہے کہ یہ مرنے تک آدمی کو چھوڑتی نہیں ہے. اور یہ بیشتر لوگ جو ہیں وہ اس میں مبتلا, اسی سبب ابال میں بھی آتے ہیں. سلمان صاحب نے جو میرے حوالے سے بات کی ہے, میں نے یہ بات کی ہے کہ احتساب بلا امتیاز ہونا چاہیے. آج عمران خان صاحب نے ہمارے چیف منسٹر کی پھر تعریف کی ہے, لیکن چیف جسٹس صاحب نے ایک ریزرویشن ظاہر کیا ہے. اور میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر اداروں کے ہیڈ یا نیب کے ملزم ہیں, یا مدعی ہیں, یا گواہ ہیں.
تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں پر گورننس سے کس طرح یقینی بنے گی. میں سمجھتا ہوں کہ احتساب نیب کو کرنے دے, حکومت کرے اور عوام کو ڈیلیور کرے. دیکھیں لوگوں کے مسائل کا حل حکومت نے کرنا ہے, نیب نے نہیں, اور کرپٹ لوگوں کو نیب نے پکڑنا ہے, حکومت نے. ویری رائٹ. اور یہاں پر جو بات ہوئی اس بارے میں نبیر احمد کا یہ کہنا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے, یہی وجہ ہے کہ وبال بھی آپ کو سہنا پڑتا ہے. ناظرین پروگرام کو ختم, فیڈ بیک کرے گا انتظار اگلے پروگرام تک کے لیے. خدا حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.